नमस्कार विद्यार्थियों। झारखंड के मेरे सभी प्यारे भाइयों और बहनों का एलसीएम साइंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज विद्यार्थियों हम लोग झारखंड के नर्सिंग के ओल्ड एग्जाम के पेपर के फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन जो है उनको हल करने का प्रयास करेंगे और उनको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया मिले कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस स्तर के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस स्तर की आपकी तैयारी होनी चाहिए, ताकि आप बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर को शानदार तरीके से फोड़ सको। तो शुरू करते हैं, ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए आज के इस लेक्चर का भौतिक विज्ञान का जो पहला प्रश्न जो आपके ओल्ड एग्जाम का क्वेश्चन ही है। पहला क्वेश्चन है, बोला है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कहां से निकलती है। बहुत बेसिक प्रश्न है। अगर आपके पास कोई चुंबक है, आपको पता होगा कि जो छड़ चुंबक है वो चुंबकीय बल रेखाएं बनाता है, लेकिन जो आवेश होता है वो विद्युत बल रेखाएं बनाता है। यदि आपके पास कोई छड़ चुंबक है, जैसे ये एक चुंबक है, ये इसका उत्तरी ध्रुव है और ये इसका दक्षिणी ध्रुव है, तो चुंबकीय बल रेखा है हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलकर और वापस दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, लेकिन ये एक बंद लूप भी बनाती है। उत्तरी ध्रुव से निकल के और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है और ये एक बंद लूप बनाती है। तो इस प्रकार की कुछ चुंबकीय बल रेखाएं होती है ना, जो उत्तरी ध्रुव से निकलकर और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, लेकिन चुंबक के अंदर वापस वह दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ जाती है। अच्छा, तो सबसे महत्वपूर्ण बातें इस चित्र की सहायता से आपको बहुत सारी बातें जो है चुंबकीय बल रेखाओं से संबंधित है वो आपको सीखने को मिलेगी। तो यहां पे आपको क्या पता चला कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है और ये बंद लूप बनाती है। यदि आपको बोले चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखा की दिशा क्या होती है, तो चुंबक के अंदर तो होती है दक्षिणी से उत्तरी और चुंबक के बाहर क्या होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। हमको बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती किससे है, तो उत्तरी ध्रुव से निकलती है। इस प्रश्न का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। और भी बहुत सारी बातें आपको यहाँ चुंबकीय बल रेखाओं में नजर आ रही होगी कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती है, लेकिन विद्युत बल रेखाएं नहीं बनाती। विद्युत बल रेखाएं जो है वो धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पे खत्म हो जाती है, बंद लूप नहीं बनाती है। दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, फिर चाहे वो चुंबकीय बल रेखा हो चाहे वो विद्युत बल रेखा हो। अगला प्रश्न देखते हैं भाइयों। बोला है निम्न में से किसका प्रयोग परिपथ में विद्युत की उपस्थिति पता लगाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। देखना, मीटर ब्रिज का काम क्या होता है, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना। और ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। व्हीट स्टोन सेतु, पहला ऑप्शन तो गलत है। हमको बोला है विद्युत की उपस्थिति मापनी है। सोनोमीटर का क्या काम होता है, प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती निकालना। सोनोमीटर प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती निकालने में काम आता है, तो ये भी हमारे काम का नहीं है। सोनोमीटर तो आवर्ती निकालने में काम आता है। अच्छा, गैल्वेनोमीटर, बिल्कुल गैल्वेनोमीटर का जो इस्तेमाल है वो होता है विद्युत धारा की उपस्थिति पता करना, विद्युत धारा की उपस्थिति, जो इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है। और अगला जो प्रश्न है वो क्या है, अगले प्रश्नों को भी अपन ध्यान से देखते हैं। अगले प्रश्न में अगला जो ऑप्शन है वो बोला है विद्युत मोटर क्या करती है। विद्युत मोटर करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम। यह विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर देती है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। हमको यहां जो पूछा गया है वो पूछा गया है परिपथ में विद्युत की उपस्थिति कौन पता करता है, तो वो पता करता है गैल्वेनोमीटर। मेरे प्यारे भाइयों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा और आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से पर्यावरण प्रदूषण किससे होता है, वायु से, जैव भार से, सौर ऊर्जा से या कोयले से। बहुत कॉमन सेंस वाला प्रश्न है। पर्यावरण प्रदूषण सबसे ज्यादा किससे होता है, कोयले से पर्यावरण प्रदूषण होता है। सौर ऊर्जा से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता, बायोगैस से भी नहीं होता और वायु से भी नहीं होता। कोयला जब जलता है तो बहुत अधिक मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन करता है, धुआं निकालता है, तो पर्यावरण प्रदूषण यहां कोयले के कारण होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से ताप विद्युत संयंत्रों में किसका प्रयोग किया जाता है। ताप विद्युत संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र मतलब जहां आप
ताप के माध्यम से विद्युत ऊर्जा बनाओगे। ताप, आप पहले ताप उत्पन्न करोगे, उस ताप से आप पानी को जल वाष्प में परिवर्तित करोगे, फिर उच्च दाब पर जल वाष्प को आप टरबाइन पर डालकर टरबाइन घुमाओगे और टरबाइन के साथ जनरेटर लगा हुआ होगा और जनरेटर के घूमने से विद्युत ऊर्जा बनती है। और आपको पता होगा कि जो ताप विद्युत संयंत्र होते हैं, थर्मल पावर प्लांट होते हैं, वहां सर्वाधिक कोयला काम में लिया जाता है, जीवाश्म ईंधन काम में लिया जाता है ना। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कोयला है। वहां न तो यूरेनियम और थोरियम काम में लिया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो है ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है और ये नाभिकीय विखंडन के जो संयंत्र होते हैं उसमें प्रयुक्त किए जाते हैं। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन भट्टी जो होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ना, नाभिकीय संयंत्रों में ये काम आते हैं। वायु से, वैसे भी वायु से जो है पवन चक्की के माध्यम से वायु से विद्युत ऊर्जा, वायु के वेग से जो है आप विद्युत ऊर्जा उत्पत्ति करते हो। तो यहां ताप विद्युत संयंत्रों की बात की है तो इसका सही उत्तर है जीवाश्म ईंधन। जितने भी थर्मल पावर प्लांट होते हैं आपने देखा होगा वहां बड़ी बड़ी चिमनियां लगी हुई होती है जिसमें ऊपर से धुआं निकल रहा होता है, क्योंकि वहां जीवाश्म ईंधन जलाकर उससे जल को जलवाष्प में परिवर्तित करके जल वाष्प को उच्च दाब पर टरबाइन पे फेंका जाता है, जिससे टरबाइन घूमता है, टरबाइन के साथ जनरेटर घूमता है और जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। अच्छा, अगला प्रश्न क्या है? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जो है, गैर परंपरागत स्रोत वो कौन से है? गैर परंपरागत स्रोत का सबसे अच्छा एग्जांपल है सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो पवन चक्कियों में काम में लेती है। क्या ये समाप्ति योग्य है? नहीं, ये तो कभी समाप्त होंगे नहीं। क्या ये अत्यंत महंगे है? महंगे भी नहीं है। अच्छा, ना तो समाप्ति योग्य है और ना ही निरंतर है, यहां गड़बड़ कर दी। समाप्त नहीं होते बट है निरंतर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, गैर परंपरागत स्रोत जो है वो निरंतर है ना। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया निरंतर। अच्छा, अगला प्रश्न क्या है? बल की विद्युत बल रेखाओं के संबंध में, विद्युत बल रेखाएं जो है वो आवेश से निकलती है और विद्युत बल रेखाओं में अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया धनावेश से निकलकर ऋणावेश पे समाप्त होती है और बंद लूप नहीं बनाती है और साथ में एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद भी नहीं करती है। तो ऐसी कुछ विशेषताएं विद्युत बल रेखाओं की होती है। पहला, ये सदैव धनावेश से शुरू होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। ये तो सही बात है, आपको तो असत्य कथन ढूंढना है। यह सदैव चालक की सतह के लंबवत होती है, यह भी बात बिल्कुल सही है। चालक से विद्युत बल रेखाएं हमेशा लंबवत ही निकलती है और लंबवत ही प्रवेश करती है। धनावेश है तो लंबवत निकलेगी, ऋणावेश में लंबवत प्रवेश कर जाएगी। अच्छा, ये बंद लूप बनाती है, यहां गड़बड़ कर दी भाई, बंद लूप ये नहीं बनाती। बंद लूप कौन बनाती है? बंद लूप बनाती है चुंबकीय बल रेखा। अगला प्रश्न, वे समान विद्युत क्षेत्र में समान और समांतर रूप में होती है, यह भी बात सही है। हमको एक असत्य कथन ढूंढना था, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ए भुजा के एक घन के केंद्र पर क्यों आवेश रखा गया है? आपके पास एक घन है, एक घन बना लेते हैं अपन और इस घन के केंद्र पर आपने क्यों आवेश रख रखा है? यह है केंद्र पर और केंद्र पर यहां पे आवेश है क्यू आवेश। अच्छा, आपको पता होगा किसी घन के केंद्र पर, किसी भी आकृति के केंद्र पर यदि क्यू आवेश हो तो उससे संबंधित जो कुल विद्युत फ्लक्स होता है, कुल विद्युत फ्लक्स, वो कुल विद्युत फ्लक्स कितना होता है? कुल विद्युत फ्लक्स का मान होता है फाई बराबर क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। ये कुल विद्युत फ्लक्स होता है जो गाउस के नियम से हमको पता चला था। लेकिन आपको कुल विद्युत फ्लक्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक फलक का विद्युत फ्लक्स चाहिए और जब एक फलक का विद्युत फ्लक्स चाहिए होता है तो आप फलकों की संख्या से इसको विभाजित कर देते हो। यानी एक फलक से संबंधित विद्युत फ्लक्स कैसे निकालते हैं? एक फलक से संबंधित फ्लक्स, एक फलक से संबंधित फ्लक्स निकालने का क्या तरीका होता है? एक फलक से संबंधित फ्लक्स निकालने का तरीका होता है Q बट्टा N एप्सिलॉन नॉट। जहां पे N होता है उस आकृति में कुल फलकों की संख्या, और आप लोगों को पता होगा एक घन में कुल कितने फलक होते हैं? 6 फलक। 4 फलक तो चारों तरफ 4 दीवारें होती है, एक फलक ऊपर होता है और एक नीचे। यानी अगर सिर्फ एक ही फलक का फ्लक्स चाहिए तो आपको यहां पे N की जगह 6 रखना पड़ेगा। तो आपके पास जो
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा Q बट्टा 6 एप्सिलॉन नॉट। यदि संपूर्ण विद्युत फ्लक्स पूछे तो Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट, और एक ही फलक का फ्लक्स पूछा जाए तो Q बट्टा 6 एप्सिलॉन नॉट। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात याद भी रह जाएगी। अगला प्रश्न, अच्छा, 6 ओम तथा 9 ओम दो प्रतिरोध 120 वोल्ट के एक स्रोत से श्रृंखला में जोड़े गए हैं। भाई दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगा देते हैं अपन, श्रेणी क्रम में दो प्रतिरोध लगाने हैं, एक 6 ओम है और एक 9 ओम है, और इसको आपने फिर एक बैटरी से जोड़ा है, एक सेल से जोड़ा है श्रृंखला में, और ये जो सेल है ये है 120 वोल्ट का। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, दो प्रतिरोध एक दूसरे से श्रेणी क्रम में है, तो इसका जो कुल प्रतिरोध होगा, कुल प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में कैसे निकालते है, R1 प्लस R2, दोनों प्रतिरोध को आप जोड़ दो, तो जोड़ने पर आपके पास हो जाएगा 6 ओम प्लस 9 ओम, यानी आ जाएगा आपके पास 15 ओम। ये तो आ गया आपके पास श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध। अब आपको चाहिए विद्युत धारा। विद्युत धारा I बराबर होती है V बट्टा R। अच्छा, श्रेणी क्रम में आपको पता है विद्युत धारा का मान समान रहता है, श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान समान रहता है लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है, समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है लेकिन धारा अलग अलग होती है। श्रेणी क्रम है तो दोनों में समान धारा प्रवाहित होगी, और वही धारा एक लूप बनाती हुई वापस बैटरी के पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में आ जाएगी, और विद्युत धारा निकालनी है तो मुझे करना पड़ेगा V बट्टा R, और V है बैटरी 120 वोल्ट की, और बट्टा में प्रतिरोध है 15 ओम। 120 में 15 का भाग गया 8 बार, यानी 8 एम्पियर विद्युत धारा बहेगी। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है, विभवांतर की इकाई वोल्ट होती है, प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। हमको ये तीन बातें इस प्रश्न में और पता लगी। अब मुझे चाहिए क्या, 6 ओम प्रतिरोध द्वारा खपत की गई शक्ति चाहिए। तो अगर आपको शक्ति निकालनी है 6 ओम वाले की, तो P बराबर होता है I स्क्वायर इंटू R, I स्क्वायर इंटू R। विद्युत शक्ति के 3 सूत्र होते हैं, तीनों सूत्र में लिख रहा हूं। P का पहला सूत्र है I स्क्वायर R, दूसरा सूत्र है शक्ति निकालने का V इंटू I, और तीसरा सूत्र शक्ति निकालने का वो है V स्क्वायर बट्टा R। ये तीनों सूत्र आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहां 6 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा हमको पता है और प्रतिरोध भी पता है। 6 ओम का विभवांतर नहीं पता मुझे धारा और प्रतिरोध पता है, तो मैं सूत्र काम में लूंगा I स्क्वायर R। तो I स्क्वायर R से अपन इसकी शक्ति निकाल लेते हैं। I स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर गुणा R मतलब 6, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 64 इंटू 6 करोगे तो 384, और शक्ति की इकाई होती है वॉट, WATT वॉट। तो 384 वॉट जो है ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। और इस प्रश्न में भी आपको 4-5 बातें पता चली कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध जोड़कर निकालते हैं, श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान रहती है लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है, समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है लेकिन धारा अलग अलग होती है। साथ में शक्ति के 3 सूत्र भी मैंने आपको यहां इस प्रश्न के माध्यम से बताने की कोशिश की मेरे भाइयों। आगे बढ़ते हैं। आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है 2 अलग अलग सेलों का, एक है 0.2 ओम, दूसरे का है 0.4 ओम। R1 का मान है 0.2 ओम, और दूसरे वाला जो सेल है उसका आंतरिक प्रतिरोध R2 है 0.4 ओम। बोला है दोनों सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा है, जिससे इसके छोर पर परिणामी वोल्टेज मिलता है 1.5 वोल्ट। परिणामी वोल्टेज को अपन E से दिखाते हैं जो है 1.5 वोल्ट। अच्छा, अब आपको यह बोला है उनमें से प्रथम सेल का EMF आपको दे रखा है 1.2 वोल्ट, यानी E1 का मान 1.2 वोल्ट दे रखा है, और दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल आपको निकालना है। बहुत आसान सीधा सूत्र पर आधारित प्रश्न है। जब 2 अलग अलग सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, आपके पास 2 अलग अलग सेल है, और यदि आप उन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ रहे हो, जिनमें से पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 है, आंतरिक प्रतिरोध R1 है, दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 है और आंतरिक प्रतिरोध R2 है, तो परिणामी वोल्टेज अगर आपको निकालना हो E, तो वो E का सूत्र होता है, डायरेक्ट NCERT में दे रखा है, E1 R2
प्लस E2R1 और बट्टा में R1 प्लस R2। आपको सिर्फ इस सूत्र में परिणामी वोल्टेज का और E1 R1 और R2 का मान रखना है और पक्षांतरण करके सरल करना है, तो मेरे भाइयों E2 आ जाएगा। देखना, तो E का मान क्या दे रखा है यहां पे, E का मान अपन रख देते हैं 1.5 है ना, E की जगह अपन 1.5 कर लेते हैं, 1.5 बराबर। अच्छा E1 R2, अच्छा E1 R2, E1 का मान 1.2 है और R2 का मान 0.4 है, तो 1.2 इंटू 0.4 प्लस E2 इंटू R1 का मान 0.2 और बट्टा में R1 प्लस R2 यानी 0.4 प्लस 0.2। अच्छा, अब इसको सरल कर लेते हैं, तो ये बन गया 1.5 बराबर, गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 12 चौक 48, 0.48 प्लस 0.2 इंटू E2 और बट्टा में R1 प्लस R2 करोगे तो 0.6। 0.6 को आप यहां बाएं पक्ष में पक्षांतरण करोगे तो ये गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 1.5 इंटू 0.6 करोगे तो आ जाएगा 0.9 बराबर 0.48 प्लस 0.2 गुणा E2। यहां से 0.48 को आप बाईं तरफ लेके आ जाओ तो ये माइनस हो जाएगा, तो 0.90 माइनस 0.48 बराबर 0.2 गुणा E2। अच्छा, इनको आपस में माइनस कर लो, 0.90 में से 0.48 को आप माइनस करोगे तो पीछे बच जाएगा 0.42 बराबर 0.2 गुणा E2। अब इस 0.2 का पक्षांतरण कर दो तो बट्टा में आ जाएगा, तो E2 बराबर हो जाएगा 0.42 और बट्टा में 0.2। अच्छा, यहां से दशमलव हटाओगे तो ऊपर 10 आएगा, इधर से दशमलव हटाओगे तो नीचे 100 आएगा। अच्छा, 2 से 42 कटा 21 बार। अच्छा, एक 0 से एक 0 कट गया, 21/10 यानी E2 का मान 2.1 वोल्ट आ जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2.1 वोल्ट। ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न था, थोड़ा कैलकुलेशन वाला प्रश्न था। आपको बस दो सेलों के समांतर क्रम का तुल्य वोल्टेज निकालने का सूत्र याद होना चाहिए और यह सूत्र आप लोगों के सामने है। तुल्य वोल्टेज जो है, परिणामी वोल्टेज जो है, उसका सूत्र होता है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2। आपको प्रश्न में R1 R2 भी दे रखा है और साथ में परिणामी या तुल्य वोल्टेज भी दे रखा है, E दे रखा है और E1 भी दे रखा है। देखो, प्रथम सेल का EMF दे रखा है और दूसरे सेल का EMF यानी E2 निकालना था। हमने सिर्फ इस प्रश्न में मान रखे, पक्षांतरण करके और सामान्य से जोड़ बाकी गुणा भाग करके इस प्रश्न का उत्तर निकाला और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और इसी श्रेणी का जो अगला प्रश्न है वो है आपके सामने, एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे बदलते हैं। देखना, दो बातें आपको ध्यान रखनी है। गैल्वेनोमीटर इसको आप चाहो तो अमीटर में भी बदल सकते हो और वोल्ट मीटर में भी। यदि आप इसको वोल्ट मीटर में बदलना चाहते हो या अमीटर में बदलना चाहते हो तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने का तरीका होता है श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगा दो। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगा दो। यदि आप गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना चाहते हो तो आपको समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। भाई, समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध लगाने से एक जो गैल्वेनोमीटर है वो किस में बदल जाता है, वो बदल जाता है अमीटर में। आप यहां किस में बदलना चाहते हो, हम यहां पे बदलना चाहते हैं एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में परिवर्तित करना चाहते हैं, यानी हमको समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। और आपको वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए क्या करना पड़ता है यह भी याद रखना है ना। अगला प्रश्न देखना, निम्न में से हरित ग्रह प्रभाव को, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कौन दिखाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट को, हरित ग्रह प्रभाव को वो वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे दिखाएगी जिसका काम होता है गर्मी उत्पन्न करना। गर्मी उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है ग्रीन हाउस प्रभाव में और गर्मी उत्पन्न करने का काम इनमें से कौन करता है, अवरक्त किरणें। आपको पता हो कि हमारी जो पृथ्वी है ना
वो भी अवरक्त किरणों के कारण ही गर्म है, नहीं तो ये बर्फ का गोला होती है और यहाँ पे जीवन संभव नहीं होता मेरे भाइयों। तो अवरक्त किरणें जो है वही ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी मदद करती है और वही पृथ्वी को गर्म करने में भी मदद करती है। अच्छा, यूवी अल्ट्रावायलेट, इसका तो प्रयोग जल को, आपने वाटर प्योरीफायर सुने होंगे, है ना, जल के शुद्धिकरण के जो यंत्र मिलते हैं, वाटर प्योरीफायर, आरओ जिसको बोलते हैं, उसमें काम में लेते हैं यूवी प्रकाश को। दूसरा, अच्छा, जो आपके पास जाली दस्तावेज को पता करने में, फिंगरप्रिंट पहचानने में जो है वो यूवी लाइट का प्रयोग किया जाता है। जाली दस्तावेज, फिंगरप्रिंट अगर कहीं पे भी सीआईडी जाती है तो वो क्या करती है, यूवी अल्ट्रावायलेट, एक गुलाबी सी रोशनी डालते हैं जिससे कहीं पे अगर किसी चोर का हाथ लग गया तो उसके फिंगरप्रिंट नजर आने लग जाते हैं। अच्छा, एक्स किरणें आपको पता होगा, ये कैंसर और ट्यूमर के ट्रीटमेंट में काम आती है। और इसके साथ साथ में एक्स किरणें जो है टूटी हड्डी का भी, एक्स रेज जो है वो टूटी हड्डी का भी पता लगाते हैं। टूटी हड्डी का पता लगाना इसमें प्रयुक्त होती है। हमको पूछा गया है ग्रीन हाउस प्रभाव, हरित ग्रह प्रभाव में कौन काम में ली जाती है, तो वो है अवरक्त किरणें। ये हरित ग्रह प्रभाव में भी काम आती है और इसका एक और प्रयोग भी है ना, जो अवरक्त प्रकाश की किरणें है, ये जो नाइट विजन वाले कैमरे होते हैं, अंधेरे में या धूल और धुएं में भी फोटो खींचने वाले जो कैमरे होते हैं, वो अवरक्त किरणों के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये कुछ और नई जानकारियां भी आपने इस प्रश्न के माध्यम से सीखी। अगला प्रश्न, एक वर्णी तरंग हेतु एक प्रिज्म का अपवर्तनांक √2 है और प्रिज्म का अपवर्तन कोण, प्रिज्म कोण भी दे रखा है आपको, म्यू भी दे रखा है, म्यू का मान आपको √2 दे रखा है, साथ में प्रिज्म कोण आपको दे रखा है 60 डिग्री। और आपको निकालना क्या है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण का मान क्या होगा। अच्छा, न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण का मान क्या होगा, तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में न्यूनतम विचलन के लिए जो आपतन कोण होता है आई, उसका मान होता है a प्लस डेल्टा m बट्टा 2, जहां पे a का मतलब प्रिज्म कोण होता है और डेल्टा m का मतलब होता है न्यूनतम विचलन वाला कोण। पर यहां डेल्टा m तो हमारे पास है ही नहीं, तो पहले मुझे न्यूनतम विचलन में अपवर्तनांक वाला सूत्र काम में लेना पड़ेगा, जो होता है म्यू बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बट्टा 2 और बट्टा में साइन a/2। इस सूत्र में मुझे पहले a का मान और म्यू का मान रखे, मुझे पहले डेल्टा निकालना पड़ेगा, न्यूनतम विचलन का कोण निकालना पड़ेगा। और एक बार मेरे पास न्यूनतम विचलन का कोण आ गया तो मैं इस सूत्र में a और डेल्टा m दोनों का मान रख के न्यूनतम विचलन के लिए आपतन कोण निकाल दूंगा। तो प्रयास करते हैं। अच्छा प्रश्न है, फिर से एक प्रश्न है ऐसा जिसमें सूत्र में मान रखने हैं पर थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट ज्यादा है, इसलिए सावधानी बरतते हुए हम इस प्रश्न को सरल करेंगे। तो देखते हैं यहां पे, तो म्यू का मान दे रखा है √2, तो ये हो जाएगा √2 बराबर साइन a प्लस डेल्टा m, a की जगह आ गया 60 डिग्री प्लस डेल्टा m मुझे निकालना है और बट्टा में 2, और बट्टा में वापस क्या है साइन a/2 यानी 60 डिग्री और बट्टा में 2, 60 बट्टा 2 यानी साइन 30 डिग्री। अच्छा, तो ये हो गया √2 बराबर साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा m, और इस पूरे के बट्टा में 2 है और बट्टा में साइन 60 बट्टा 2 यानी साइन 30 डिग्री हो गया। ये साइन 30 डिग्री का मैं पक्षांतरण करूंगा तो इधर आके ये गुणा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 गुणा में साइन 30 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा m बट्टा 2। अब आप मुझे बताओ जरा, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, तो ये अपन बाएं पक्ष में रख देते हैं। तो बाएं पक्ष में आपके पास आ जाएगा √2 गुणा में 1/2 बराबर साइन a प्लस डेल्टा m और बट्टा में 2। अच्छा, अब मैं यहां से √2, ये जो नीचे 2 नजर आ रहा है, 2 को मैं लिख सकता हूं √2 गुणा √2, भाई √2 इंटू √2 क्या होता है 2, तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं √2 इंटू 1 बटा 2 को लिखा जा सकता है √2 गुणा √2। ऐसा करने से एक √2 कट जाएगा बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बट्टा 2।
अच्छा, और ये 1/√2 बच गया, और 1/√2 साइन में किसका मान होता है? 45 डिग्री का, यानी साइन 45 डिग्री बराबर आ गया आपके पास साइन a प्लस डेल्टा m बट्टा 2, साइन a प्लस डेल्टा m बट्टा 2। तो यहां से अगर आप बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की तुलना करते हो तो आपको पता चलेगा दोनों तरफ साइन है, तो साइन से साइन आप हटा सकते हो, यानी 45 डिग्री किसके बराबर है? a प्लस डेल्टा m बट्टा 2 के। तो 45 डिग्री किसके बराबर है? a प्लस डेल्टा m बट्टा 2। और ये जो a प्लस डेल्टा m बट्टा 2 होता है, इसी को कहा जाता है आई, इसी को आई बोलते हैं, इसी को आपतन कोण बोलते हैं, यानी आई का मान आपके पास कितना आ गया? 45 डिग्री। और यही इस प्रश्न में पूछा गया था कि न्यूनतम विचलन के लिए आपतन कोण का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 45 डिग्री, है ना। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला प्रश्न देखते हैं जरा। बोला है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में लाल, बैंगनी और हरे रंग क्या प्रकाश प्रयोग में लाया जाता है, और इनके लिए फ्रिंज चौड़ाई जो है वो BG, G का मतलब ग्रीन, R का मतलब रेड और B का मतलब हो गया ब्लू, नीला, और बीटा जो है वो आपको पता होगा यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई को प्रदर्शित करता है। और आपको बीटा का सूत्र भी पता होगा, बीटा बराबर क्या होता है? लैम्डा इंटू कैपिटल D बटा स्मॉल d, जहां पे कैपिटल D बड़ा D दिखाता है पर्दे की दूरी को, है ना। अच्छा, अगर यंग द्विस्लिट प्रयोग आपको पता हो तो जिसमें क्या होता है? 2 स्लिट होती है, एक प्रकाश का स्रोत होता है जिससे 2 कला संबंध स्रोतों की उत्पत्ति की जाती है, सामने पर्दा रखा जाता है और पर्दे पे एकांतर क्रम में काली व चमकीली फ्रिंजें बन जाती है ना, जहां पे क्या होता है? यहाँ पे दोनों स्रोत से आने वाली तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है। तो कहीं पे तो ये एक दूसरे से अध्यारोपित होकर क्या करती है? समान कला में होती है, तो वहां चमकीली फ्रिंज बना देती है, और जहां विपरीत कला में होती है वहां काली फ्रिंज बना देती है। ये जो प्रयोग है इसमें दोनों S1 और S2 स्रोत के बीच की दूरी को स्मॉल d से दिखाते हैं, और दोनों स्लिट से पर्दे की दूरी को अपन कैपिटल D से दिखाते हैं, और लैम्डा होती है स्रोत से आने वाले प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। यहां पे कैपिटल D और स्मॉल d के मान में तो वैसे भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी जो बीटा का मान है, बीटा यानी जो फ्रिंज की चौड़ाई है, ये किसके समानुपाती है? ये लैम्डा के समानुपाती है। अब बात है लैम्डा मतलब तरंग दैर्ध्य, और जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जितना ज्यादा होगा उसके लिए फ्रिंज चौड़ाई का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। और आपको पता होगा सूर्य से आने वाले दृश्य प्रकाश में 7 कलर होते हैं, विबग्योर, है ना, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, है ना, पीला, ऑरेंज और रेड, नारंगी और लाल, ये 7, बैनी, आह, पीना, ला, है ना। इसमें से सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य, जैसे आप बाएं से दाएं तरफ जाओगे तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य जो है वो किसका है? लाल कलर का। हमारे पास यहां 3 कलर है, कौन कौन से? ग्रीन, रेड और ब्लू। तो ग्रीन, रेड और ब्लू देखो, ये रहा ग्रीन, ये रेड, ये ब्लू। सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किसका है? लाल कलर का। जब भी आप विबग्योर में बाएं से दाएं की तरफ जाते हो तो तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल कलर का, उससे कम तरंग दैर्ध्य हरे कलर का, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य इन तीनों में है ब्लू कलर का। जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगा उसके लिए फ्रिंज की चौड़ाई भी सबसे ज्यादा, उसके बाद में फ्रिंज की चौड़ाई हरे रंग के लिए, सबसे कम फ्रिंज की चौड़ाई जो है वो नीले कलर के लिए। तो ये तीनों प्रकाश के लिए फ्रिंज चौड़ाई का क्रम रहेगा, क्योंकि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में जो फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र है, उस फ्रिंज चौड़ाई के सूत्र से आपको स्पष्ट पता लग रहा है कि फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो लैम्डा के समानुपाती होता है। जितना अधिक तरंग दैर्ध्य होगा उतनी अधिक फ्रिंज की चौड़ाई होगी। और सूर्य से आने वाले 7 वर्णी प्रकाश में से बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, इसमें आगे से पीछे बढ़ने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ता है। तो जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा उसके लिए फ्रिंज चौड़ाई भी सबसे ज्यादा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, है ना। तो यहां पे देखो भाई, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य रेड का है तो उसके लिए फ्रिंज चौड़ाई सबसे ज्यादा, उससे कम ग्रीन है तो उसके लिए फ्रिंज की चौड़ाई भी कम, सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो है वो ब्लू का है तो उसके लिए तरंग दैर्ध्य जो है फ्रिंज की चौड़ाई भी आपको सबसे कम मिलेगी। तो ये यंग द्विस्लिट का डायरेक्ट सूत्र आधारित प्रश्न था।
अगला प्रश्न, लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट के समय क्या होता है? शॉर्ट सर्किट किसको बोलते हैं? देखो, आपके घर में जो बिजली का कनेक्शन आ रहा है उसमें दो अलग अलग तार आते हैं। एक तो है विद्युन्मय तार जिसको अपन बोलते हैं लाइव वायर, और एक आता है उदासीन तार, न्यूट्रल बोलते हैं अपन जिसको, न्यूट्रल। फेज और न्यूट्रल भी बोलते हैं, आप इसको फेज बोलते हैं, इसको न्यूट्रल। अच्छा, लघु परिपथ का मतलब होता है फेज और न्यूट्रल आपस में जुड़ जाए, आपस में टच हो जाए। तो जब फेज और न्यूट्रल आपस में टच होते हैं तो इससे प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है और धारा बहुत अधिक हो जाती है। तो लघु परिपथ में क्या होता है? अत्यंत कम प्रतिरोध और अत्यधिक उच्च धारा बहती है, अत्यधिक उच्च धारा का प्रवाह होता है, और जिससे आग लगने की भी संभावना रहती है शॉर्ट सर्किट होने से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बहुत अधिक बढ़ जाएगी विद्युत धारा। तो विद्युत क्या होगा? विद्युत धारा जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है और जिससे आग लगने की भी संभावना रहती है। शॉर्ट सर्किट अपन बोलते हैं जिसको, है ना। कई बार ऐसे हादसे होते भी है शॉर्ट सर्किट वाले, तो उसका कारण होता है बहुत अधिक मात्रा में धारा का बहना। अगला प्रश्न, एक रैखिक समदैशिक परावैद्युत है जिसको ई सामर्थ्य वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। आपको पता होगा जब भी किसी परावैद्युत को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस परावैद्युत में छोटे छोटे विद्युत द्विध्रुव बनते हैं, और वो जो विद्युत द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश हो जाते हैं और विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश व्यवस्थित हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है? परावैद्युत के अंदर भी ध्रुवीकरण हो जाता है। एक किनारे पर धनावेश इकट्ठा हो जाता है, दूसरे किनारे पर ऋणावेश इकट्ठा हो जाता है, यानी उसमें एक नेट डाइपोल मोमेंट बन जाता है ना। एक परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण बन जाता है, और प्रति इकाई आयतन में बनने वाले परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन बोलते हैं। और ये जो पोलराइजेशन है ये समानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र के। और ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो है ध्रुवीकरण उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र लगाओगे। विद्युत क्षेत्र ज्यादा लगाओगे तो जो अंदर छोटे छोटे डाइपोल द्विध्रुव बने हुए हैं उनका ध्रुवीकरण भी बहुत ज्यादा होगा। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि ध्रुवीकरण जो है वो विद्युत क्षेत्र के प्रत्यक्ष रूप से समानुपाती होता है। और समानुपाती को जब अपन बराबर में परिवर्तित करते हैं तो एक कांस्टेंट भी आता है जिसको अपन काई के चिन्ह से दिखाते हैं, जिसको अपन ससेप्टिबिलिटी भी बोलते हैं, है ना। अच्छा, अगला प्रश्न क्या है? देखो, एक तो सापेक्ष परावैद्युतांक और एक है पारगम्यता। किसी पदार्थ के लिए एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी जिसको बोलते हैं। सापेक्ष परावैद्युतांक, है ना, और सापेक्ष पारगम्यता। परावैद्युतांक विद्युत क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है और सापेक्ष पारगम्यता चुंबकीय क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है। बोला है किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए इनका मान कैसा होता है? देखो, चाहे आपके पास पदार्थ कैसा भी हो, वायु को छोड़कर, वायु व निर्वात को छोड़कर सभी पदार्थ, वायु व निर्वात को छोड़कर सभी पदार्थों के लिए आपको सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है कि ये जो एप्सिलॉन आर का मान है, एप्सिलॉन आर का मान ये हमेशा होता है 1 से ज्यादा, वायु और निर्वात को छोड़कर सबके लिए। अच्छा, अब यहां बोला प्रतिचुंबकीय पदार्थ। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय। अच्छा, उनके लिए जो पारगम्यता होती है उसका मान अलग अलग होता है। अच्छा, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की अगर बात करते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए तो उनके लिए म्यू आर का मान 1 से छोटा होता है क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र को कम करने का कार्य करते हैं। अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय
पदार्थों के लिए म्यू आर का मान 1 से बड़ा होता है और लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए म्यू आर का मान 1 से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, 80, 100 या उससे भी ज्यादा पहुंच जाता है, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और इस प्रश्न में से हमको ऐसा विकल्प चुनना है जहां पे एप्सिलॉन आर का मान 1 से ज्यादा हो लेकिन म्यू आर का मान 1 से कम हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। एप्सिलॉन आर का मान 1 से ज्यादा है लेकिन म्यू आर का मान 1 से कम है, क्योंकि प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए पारगम्यता का मान 1 से छोटा होता है, क्योंकि वो चुंबकीय क्षेत्र को कम करने का कार्य करते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाते हैं उनके लिए म्यू आर का मान 1 से ज्यादा होता है ना। अच्छा, अनुचुंबकीय है वो थोड़ा बढ़ाते हैं, लोह चुंबकीय बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो उनके लिए म्यू आर का मान 1 से बहुत ज्यादा होता है। अगला प्रश्न देखना जरा। अगला प्रश्न, एक एसी परिपथ में आपको वोल्टेज दे रखा है V बराबर 100 साइन और अंदर भी है 100 टी। चलो ठीक है, उसके लिए विद्युत धारा आपको क्या दे रखी है 100, फिर साइन, अंदर है 100 टी और प्लस में आपको दे रखा है π/3। ये है वोल्ट में और ये दे रखा है मिली एम्पियर में। मिली का मतलब 10⁻³ आपको पता होगा प्रत्यावर्ती विभव में जो साइन के आगे लगा हुआ पद होता है वो विभव के अधिकतम मान को दिखाता है। Vm का मान कितना हो गया 100। विद्युत धारा में भी जो साइन के या कॉस के आगे लगा हुआ होता है वो विद्युत धारा का मैक्सिमम यानी अधिकतम मान दिखाता है। तो विद्युत धारा का अधिकतम मान या शिखर मान कितना हो गया 100। अच्छा, अब मुझे यहां पे क्या चाहिए, दोनों के फेज में, है ना, कलांतर चाहिए मुझे। यहां की कला है 100 टी और यहां कला है 100 टी प्लस π/3। तो ये जो एक्स्ट्रा मान है ये दिखाता है कलांतर को और कलांतर का मान यहां हमारे पास कितना आ गया π/3। और यदि आपको निकालनी है किसी एसी परिपथ की शक्ति तो शक्ति का सूत्र होता है Vrms वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान गुणा Irms और गुणा में cos फाई। ये 3 काम आपको करने हैं। Vrms क्या होता है Vm/√2 शिखर मान बट्टा √2। Irms बराबर धारा का शिखर मान बट्टा √2। RMS का मतलब होता है वर्ग माध्य मूल मान और वर्ग माध्य मूल मान निकालने का तरीका होता है अधिकतम मान को शिखर मान को आप √2 से विभाजित कर दें। तो हम यहां से सब कुछ रिप्लेस करते हैं तो P बराबर हो जाएगा Vm/√2 गुणा में Im/√2 और गुणा में cos π/3। अच्छा, π/3 पाई की जगह 180 रख दो तो ये डिग्री में परिवर्तित हो जाएगा। अच्छा, Vm का मान कितना 100 100/√2 गुणा 100/√2, लेकिन धारा मिली एम्पियर में थी तो साथ में 10⁻³ भी आएगा और गुणा में cos π/3 यानी cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। अच्छा, 10⁻³ है तो ये इनमें से 3 जीरो काट देगी 10⁻³ से, तो पीछे बच गया आपके पास 10/√2 इंटू √2 यानी 2 गुणा में cos 60 डिग्री का मान आ गया 1/2। 2 से 10 कटा 5 बार 5/2 यानी 2.5 वॉट। ये जो है आपके पास शक्ति का मान आया। बस आप लोगों को ये सूत्र याद होना चाहिए या ये जो पिछला सूत्र है एक एसी परिपथ में शक्ति का वो है Vrms गुणा Irms गुणा cos फाई। Vrms मतलब विभव का वर्ग माध्य मूल मान, Irms मतलब विद्युत धारा का वर्ग माध्य मूल मान और cos फाई में फाई होता है कलांतर, दोनों के कोण में अंतर। इसका कोण भी 100 टी, इसका कोण भी 100 टी। एक्स्ट्रा कितना है π/3, वो एक्स्ट्रा वाला आपको अंतर जो है वो आपको फाई की जगह काम में लेना होता है। चलो, बहुत आसान प्रश्न था। इस प्रश्न का सही उत्तर 2.5 है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है। विशिष्ट आवेश का मतलब होता है आवेश बटा द्रव्यमान। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलम और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। अब इसको सॉल्व कर दो, दशमलव से दशमलव कट गया, 16 को 91 से विभाजित करोगे तो आएगा 0.176 गुणा 10⁻⁻19 है ही
और ये माइनस का 31 ऊपर जाएगा तो प्लस का 31 हो जाएगा, तो पीछे बचा 10 की घात 12। तो ये हो गया 0.176 गुणा 10 की घात 12। इसमें से एक 10 बाहर ले लेते हैं। 10 की घात 12 मतलब 10 गुणा में है 12 बार, उनमें से एक 10 को मैं काम में ले लेता हूं। एक 10 से गुणा करने से 0.1 अंक आगे सरक जाएगा, यानी ये बन जाएगा 1.76 गुणा 10 की घात 11 और इकाई लग जाएगी कूलाम प्रति किलोग्राम, कूलाम प्रति किलोग्राम। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। विशिष्ट आवेश का मतलब होता है आवेश बटा द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का आवेश बटा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कर दो तो आपको इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश मिल जाएगा। बस आप लोगों को इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान याद है तो विभाजित करके आप बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हो, और बहुत अच्छा प्रश्न था ये। आगे बढ़ते हैं। इसी श्रेणी का अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में देखना जरा क्या बोला है। एक कण का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य और गतिज ऊर्जा क्रमशः 2000 एंगस्ट्रॉम और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि इसकी गतिज ऊर्जा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तब इसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का गतिज ऊर्जा की पदों में सूत्र होता है लैम्डा बराबर h बट्टा अंडर रूट में 2 इंटू द्रव्यमान इंटू गतिज ऊर्जा यानी k। अच्छा, पहली स्थिति में तरंग दैर्ध्य को मैं λ1 बोल देता हूं और गतिज ऊर्जा को मैं k1 बोल देता हूं। अच्छा, दूसरी स्थिति में मैं तरंग दैर्ध्य को λ2 बोल देता हूं। h का मान बदलेगा नहीं क्योंकि ये नियतांक है। अंडर रूट में 2 भी नहीं बदलेगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान या जो भी कण दे रखा है द्रव्यमान परिवर्तित हुआ नहीं तो m लिख देते हैं। गतिज ऊर्जा बदल गई है तो गतिज ऊर्जा को मैं k2 बोल देता हूं। अब मैं इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से विभाजित कर देता हूं। तो जब आप इनको आपस में विभाजित करोगे तो h से h कट जाएगा, 2m से 2m कट जाएगा, यानी ऊपर बच जाएगा 1 बटा अंडर रूट के, नीचे 1 बटा अंडर रूट k2। तो जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये आपके पास बन जाएगा λ1 बट्टा λ2 बराबर अंडर रूट में k2 बट्टा k1। अच्छा, अब मैं यहां K2 और K1 का मान रख लेता हूं। K2 कितना है और K1 कितना है। K2 यानी बाद वाली गतिज ऊर्जा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और K1 है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पे K2 और K1 दोनों का मान रख लेते हैं। और λ1 है पहले का तरंग दैर्ध्य, पहले का तरंग दैर्ध्य कितना है 2000 एंगस्ट्रॉम, तो 2000 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, λ2 आपको निकालना है। अच्छा, K2 है 1 इंटू मेगा, मेगा यानी 10 की घात 6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है तो 1.6 या इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहने देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बट्टा में K1 प्रारंभिक गतिज ऊर्जा वो कितनी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया, 10 की घात 6 का वर्गमूल करोगे तो घात आधी हो जाएगी यानी 10 की घात 3 हो जाएगा। तो 2000 बट्टा में λ2 बराबर 10 की घात 3 और 10 की घात 3 का मतलब 1000। यहां से λ2 को उधर भेज दो, 10 की घात 3 नीचे आ जाएगा तो λ2 बराबर हो जाएगा 2000 बट्टा में 1000। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए यानी 2 एंगस्ट्रॉम इस प्रश्न का सही उत्तर है। बस आपको एक ही बात ध्यान रखनी थी कि तरंग दैर्ध्य जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है गतिज ऊर्जा के वर्गमूल के, गतिज ऊर्जा के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंग दैर्ध्य, है ना। और यहां से हमको ये संबंध मिला λ1 बट्टा λ2 बराबर K2 बट्टा K1 का अंडर रूट। λ1 है प्रारंभिक तरंग दैर्ध्य, λ2 है बाद वाला तरंग दैर्ध्य, K1 है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, K2 है बाद वाली गतिज ऊर्जा। λ1 आपको 2000 एंगस्ट्रॉम दे रखा था, λ2 आपको निकालना था। K1 आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा था, K2 आपको 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा था। तो मेगा की जगह 10 की घात 6 रखा और हमने इस प्रश्न को सरल किया क्योंकि हमारे पास तरंग दैर्ध्य का सूत्र होता है लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट में 2m और k, जहां पे h भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट, पीछे बचा कौन k, और k है वर्गमूल में और बट्टा में है, यानी तरंग दैर्ध्य k के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो ये भी काफी अच्छा प्रश्न था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 एंगस्ट्रॉम।
अगला प्रश्न देखते हैं जरा अपन। बोला है एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए लक्ष्य किसका बना होना चाहिए। एक्स किरणें जो है वो कैसे उत्पन्न होती है, इसको उत्पन्न करने के लिए आपको उच्च गति वाले इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, उच्च गति वाले इलेक्ट्रॉन। और इसको आपको टकराना है। किससे टकराना है? एक ऐसे धातु से टकराना है जिसका उच्च परमाणु क्रमांक हो, उच्च परमाणु क्रमांक, इसके साथ साथ में उसका उच्च गलनांक भी होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होना चाहिए। गलनांक भी बहुत ऊंचा हो और परमाणु क्रमांक भी बहुत ऊंचा हो। तो इनमें से स्टील की बात करें तो स्टील का गलनांक कम है, तांबे का कम है, एल्यूमिनियम का कम है। सबसे अधिक गलनांक और परमाणु क्रमांक किसका होता है? टंगस्टन का। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि किससे टकराने से एक्स किरणें उत्पन्न होगी, वो है जब एक उच्च ऊर्जा वाले, उच्च गति बोल दो या आप उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को, उच्च गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को जब आप एक धातु के टारगेट से, एक धातु के लक्ष्य से टकराओगे, ऐसा धातु जिसका उच्च परमाणु क्रमांक हो और साथ में उसका उच्च गलनांक भी हो, ऐसे धातु से टकराने से आप लोगों के सामने एक्स किरणों की उत्पत्ति होगी। और टंगस्टन का जो परमाणु क्रमांक है वो 74 होता है। अगला प्रश्न, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की तरंग की दिशा में परिवर्तन, मुड़ने को क्या बोलते हैं? प्रकाश की तरंग के मुड़ने को अपन बोलते हैं अपवर्तन। दिशा परिवर्तन को, मुड़ना जो है उसको अपन अपवर्तन बोलते हैं। अच्छा, व्यतिकरण का क्या आशय होता है? जब दो कला संबंध स्रोत एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं, दो कला संबंध स्रोत जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो एकांतर क्रम में काली व चमकीली फ्रिंजें बनना, एकांतर क्रम में काली व चमकीली फ्रिंजें बनना, इसको अपन क्या बोलते हैं? व्यतिकरण। ये भी आपको ध्यान रखना है। विवर्तन किसको बोलते हैं? है ना, विवर्तन बोलते हैं कि जब प्रकाश जो है, विवर्तन से आशय होता है कि जब भी तीखे किनारों से प्रकाश का टकरा कर मुड़ना, है ना, किसी अवरोधक या झिर्री के तीखे किनारों की तरफ प्रकाश का मुड़ना। अच्छा, मरीचिका किसको बोलते हैं? गर्मियों के मौसम में अगर आपने रोड पे देखा हो तो रोड पे आपको पानी की लहरें सी नजर आती है और जिसमें आसपास के पेड़ों की उल्टी परछाई भी नजर आती है। इस घटना को अपन मरीचिका बोलते हैं। और ये मरीचिका की घटना जो है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। लेकिन हमको यहां पूछा गया है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो मुड़ जाता है, कभी तो अभिलंब के पास आता है, कभी अभिलंब से दूर जाता है। इस घटना को अपन अपवर्तन बोलते हैं। जब विरल से सघन माध्यम में जाता है प्रकाश तो अभिलंब की तरफ झुकता है, सघन से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। इस घटना को अपन प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जो एक बहुत ही अच्छा और आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न, यदि परावर्तन कोण शून्य है तो अपवर्तन कोण कितना होगा? जितना परावर्तन कोण होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, है ना, परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण हमेशा, परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण का, यहां पे परावर्तन कोण और आपतन कोण, परावर्तन कोण और आपतन कोण का नाम लिया है। अच्छा, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या बोलते हैं? कि परावर्तन कोण और आपतन कोण हमेशा आपस में समान होते हैं। परावर्तन कोण और आपतन कोण हमेशा आपस में समान होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम यह है, आपतित प्रकाश की किरण, परावर्तित प्रकाश की किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। दूसरा नियम बोलता है, जितना आपतन कोण बनेगा उतना ही परावर्तन कोण बनेगा। आपको यहां बोला है शून्य परावर्तन कोण है तो आपतन कोण भी 0 डिग्री ही होगा। अगर परावर्तन कोण और आपतन कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं, जितना परावर्तन कोण होता है उतना ही आपतन कोण होता है, चाहे समतल दर्पण हो चाहे गोलीय दर्पण हो। और दोनों नियम ध्यान रखने हैं। ये वैसे दूसरा नियम है। पहला नियम जो है वो ये है, आपतित प्रकाश की किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब
हमेशा एक ही तल में होते हैं तथा अभिलंब तीनों समान तल में होते हैं। अभिलंब ये तीनों हमेशा समान तल में होने चाहिए। ये परावर्तन का पहला नियम है और परावर्तन का दूसरा नियम बोलता है परावर्तन कोण और आपतन कोण हमेशा आपस में बराबर होता है। अगला प्रश्न देखना जरा, एक समदूरस्थ लंबी एक दूरस्थ लंबी इमारत का प्रतिबिंब देखना है और वो भी पूरा दिखाई देना चाहिए। दूर अगर कोई बहुत बड़ी इमारत है और अगर आपका उसका प्रतिबिंब देखना चाहते हो तो बड़ी इमारतों का प्रतिबिंब देखने के लिए छोटा करके देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपको पता होगा कि आप जो बाइक चलाते हो या कार या स्कूटी का जो दर्पण लगा हुआ होता है पीछे का देखने के लिए, साइड वाला मिरर, वो दर्पण जो है वो क्या करता है, पीछे पीछे जो बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है उनको भी वो छोटा करके दिखा देता है ना। और ये कौन सा दर्पण होता है? आप लोगों को ये भी पता होगा कि ये उत्तल दर्पण होता है। तो बड़ी इमारत को छोटा करके आप पूरी की पूरी इमारत देखना चाहते हो तो आपको एक उत्तल दर्पण काम में लेना पड़ेगा। यही उत्तल दर्पण जो है वो बाइक व कार में भी लगा हुआ होता है, जिसमें आप पीछे की आने वाली गाड़ियों को देख पाते हो। बड़ी कार भी उस दर्पण में छोटी होकर दिख जाती है, तो इसके लिए आपको उत्तल दर्पण काम में लेना पड़ेगा। अच्छा, अगला प्रश्न, आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात हमेशा नियत रहता है। यह किसका नियम है? अपवर्तन के नियम जो है आपके पास, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, जिसमें एक नियम है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या बोलता है? जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे ये है विरल माध्यम और नीचे है सघन माध्यम, प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से आकर टकराएगी सघन माध्यम की तरफ, तो जब ये जो कोण अभिलंब के साथ बन रहा है इसको आपतन कोण बोलते हैं। लेकिन ये प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जा रही है तो ये थोड़ा सा अभिलंब के पास आ जाएगी, यानी कोण R जो है वो तुलना में थोड़ा सा कम हो जाएगा। और स्नेल के नियम के अनुसार यदि विरल माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है और सघन माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है तो साइन I और साइन R का जो अनुपात है साइन I बट्टा साइन R वो हमेशा किसके बराबर होता है? μ2 बट्टा μ1 के इक्वल होता है, μ2 बट्टा μ1 के बराबर होता है। और इसी नियम को अपन कौन सा नियम बोलते हैं? स्नेल का नियम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो ये भी अपवर्तन के नियमों में से एक है भाइयों। बहुत अच्छे आसान, और ये प्रश्न मैं वैसे सही बात बताऊं तो क्लास 10वीं की फिजिक्स पर आधारित है। अभी तो इस पर जो है आप लोगों का 12वीं तक का ज्ञान तो पूछा ही नहीं जा रहा। इतनी साइंस तो आप लोगों ने क्लास 10th की एनसीईआरटी की किताब के अंदर भी पढ़ रखी है। अच्छा, सूर्य से अगर उत्तल लेंस पर प्रकाश आता है, अच्छा पहली बात आपको यह पता होनी चाहिए कि एक उत्तल लेंस है, सूर्य से आने वाला प्रकाश हमेशा होता है समांतर। सूर्य से आने वाला प्रकाश समांतर होता है और समांतर प्रकाश की किरणें आपको पता है उत्तल लेंस में हमेशा कहां जाकर मिलती है? फोकस पे जाके मिलती है। समांतर प्रकाश की किरणें हमेशा फोकस पे जाके मिलती है। और इस प्रश्न में यही पूछा है सूर्य से आने वाला प्रकाश कहां मिलता है? तो वो फोकस पर मिलता है। बस इतना ध्यान होना चाहिए कि सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती है वो कैसी होती है? समांतर। और उत्तल लेंस में समांतर आने वाली सारी प्रकाश की किरणें वापस मिलती कहां है? फोकस पर मिलती है। ये भी बहुत आसान और ये भी 10वीं स्तर का ही प्रश्न था वैसे, सही बात करें तो। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रृंखला की सबसे लंबी तरंगदैर्ध्य। पहली बात यह है कि आपके पास जब यह है हाइड्रोजन की पहली कक्षा, उसके बाद यह है दूसरी कक्षा, और फिर यह है तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा और छठी कक्षा। देखो, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से प्रथम कक्षा में आता है, उच्च कक्षा से प्रथम कक्षा में आता है, तब जो श्रेणी बनती है उसको अपन बोलते हैं लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी। और यदि आप चाहते हो अधिकतम तरंग दैर्ध्य, सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य, तो सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य कब होता है? जब ऊर्जा का अंतराल सबसे कम होगा। ऊर्जा अंतराल जितना कम होगा तरंग दैर्ध्य उतना ही लंबा होगा। और आपको पता होगा इसके लिए लाइमन श्रेणी में हमारे पास सूत्र होता है तरंग दैर्ध्य के लिए 1/λ बराबर R गुणा कोष्ठक में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, है ना।
यहां से आप इस प्रश्न से आसानी से तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हो। अच्छा, तो सबसे पहले लाइमन श्रेणी की बात की है, तो लाइमन श्रेणी के तरंग दैर्ध्य को मैं लैम्डा 1 बोल देता हूं। 1/λ1 बराबर आर गुणा 1/n1 और n2। यहां पे अपन n1 और n2 का मान क्या रखे? n1 है निम्न ऊर्जा स्तर और n2 है उच्च ऊर्जा स्तर। लाइमन श्रेणी है तो आखिर n1 का मान लाइमन श्रेणी में एक ही रखा जाता है, क्योंकि उच्च कक्षा से इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आता है। तो 1/1 का स्क्वायर माइनस n2 का मान आपको रखना है नजदीक से नजदीक वाली कक्षा। जितना पास से इलेक्ट्रॉन आएगा उतना ही ज्यादा तरंग दैर्ध्य होगा, यानी n2 की जगह आपको यहां पे 2 रखना चाहिए। तो n2 के स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/λ1 बराबर आर गुणा ब्रैकेट में आ जाएगा 1/1 माइनस 1/4। जब आप इसको लसब लेके सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 1/λ1 बराबर आर गुणा 3/4। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी श्रेणी है यहां पे बामर श्रृंखला। बामर श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन आता है उच्च कक्षा से द्वितीय कक्षा में, यानी तीसरी से दूसरी कक्षा में आएगा, चौथी से दूसरी में, पांचवी से दूसरी में, छठी से दूसरी में। जब भी इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में आता है तब जो फोटोन उत्सर्जित करता है वो हमेशा कौन सी श्रेणी कहलाती है? बामर श्रेणी कहलाती है। अच्छा, यदि उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आता है तो पाश्चन, चौथी में आता है तो ब्रैकेट, और पांचवी में आ रहा है उच्च ऊर्जा स्तर से तो वो हो जाता है पी फंड सीरीज। हमको बामर सीरीज का नाम लिया है तो हम बामर सीरीज के लिए फिर से यही सूत्र लगाते हैं, और इस बार मैं तरंग दैर्ध्य को बोल देता हूं λ2। 1/λ2 बराबर आर गुणा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। बामर सीरीज के लिए निम्न ऊर्जा स्तर कौन सा होगा? दूसरी कक्षा। तो 1/λ2 बराबर आर गुणा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/। अच्छा, अधिकतम तरंग दैर्ध्य चाहिए तो क्या? जस्ट अगली कक्षा से इलेक्ट्रॉन को लेके आओ, और दूसरी के जस्ट बाद कौन सी कक्षा होती है? तीसरी। तो 1/3 का स्क्वायर कर दो। अच्छा, तो ये बन जाएगा 1/λ2 1/λ2 बराबर आर गुणा कोष्टक में आ जाएगा 1/4 माइनस 1/9। जब आप इसको लसब लेके सॉल्व करोगे तो 1/λ2 बराबर हो जाएगा आर गुणा 5/36। इसको मैं बना लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इक्वेशन 1 का भाग दे देता हूं इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 1 के बाएं पक्ष में था 1/λ1 और इक्वेशन 2 में 1/λ2। इक्वेशन 1 का जो बायां पक्ष है वो है आर गुणा 3/4, आर गुणा 3/4, और इक्वेशन 2 का बायां पक्ष है आर गुणा 5/36। अच्छा, आर से आर कट गया, 1/λ2 ऊपर चला जाएगा तो ये बन गया λ2/λ1 बराबर 3/4 गुणा 5/36 को ऊपर ले जाओगे तो 36/5 हो जाएगा। 4 से 36 कटा 9 बार, 3 गुणा 9 यानी 27। λ2/λ1 बराबर 27/5। यदि आप दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर दोगे तो ये बन जाएगा आपके पास λ1/λ2 बराबर 5/27। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, दोनों की अधिकतम तरंग दैर्ध्य का जो अनुपात है वो होगा आपके पास 5/27। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा लाइमन और बामर की अधिकतम तरंग दैर्ध्य का अनुपात 5/27, यानी ऑप्शन नंबर सी, है ना। आगे बढ़ते अपन। अगला प्रश्न क्या है? हाइड्रोजन परमाणु का सबसे निचला स्तर यानी पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होगा? MVR बराबर होता है NH/2π। ये है कोणीय संवेग का सूत्र, है ना। कोणीय संवेग का सूत्र होता है NH/2π, है ना। अब मुझे पता है सबसे निचला स्तर यानी n का मान 1 रख दो तो ये MVR बराबर हो जाएगा, n का मान 1 रखा तो 1h/2π, यानी h/2π, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। सबसे निचला ऊर्जा स्तर मतलब पहली कक्षा, है ना। अच्छा, तो बहुत आसान प्रश्न था। निचला ऊर्जा स्तर यानी n की जगह सिर्फ 1 मान रखना था, और कोणीय संवेग का मान पता होना चाहिए, NH/2π होता है। ये बोहर की परिकल्पनाओं में से एक है। आगे अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यूरेनियम है जिसके नीचे 92 लिखा हुआ है, ऊपर 238 लिखा हुआ है, यह परमाणु क्रमांक होता है और यह द्रव्यमान संख्या होती है। अच्छा, सबसे पहले आपको पता होगा जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी परमाणु में यदि आप न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना चाहते हो, न्यूट्रॉन, तो उसका सूत्र होता है A माइनस जेड, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। तो द्रव्यमान संख्या है 238 माइनस 92 कर देंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे आपके पास। 8 में से 2 गया, ये आ गया आपके पास 6, 23 में से 9 गया, ये आ गया आपके पास 14, यानी 146 जो है ये न्यूट्रॉन की संख्या है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। 92 प्रोटॉन होते हैं, बिल्कुल सही है। 92 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, 146 न्यूट्रॉन होते, ये भी सही है, तीनों बात सही है। लेकिन आप बोला है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि शुरुआत के तीनों विकल्प सही है, तो इनमें से कोई नहीं जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिर से अगला प्रश्न देखते हैं अपन। एन प्रकार का अर्धचालक कैसे बनता है? देखो, आवर्त सारणी में अगर अपन बात करें तो जो 14वें ग्रुप के एलिमेंट होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये तो होते हैं शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध। यदि आप 14वें ग्रुप में 15वें ग्रुप की अशुद्धियां मिला देते हो तो वो एन प्रकार का अर्धचालक बन जाता है। और यदि आप इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम में यदि आप आवर्त सारणी के 13वें ग्रुप की अशुद्धियां मिला देते हो तो ये पी प्रकार के अर्धचालक बना देते हैं। अच्छा, अब यहां 13वें ग्रुप में कौन आता है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलुरियम, ये सब आपके पास 13 ग्रुप के एलिमेंट आते हैं। और है ना, अगर मैं बात करूं 15वें ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं तो वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, है ना, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सब जो है ये 15th ग्रुप के एलिमेंट आते हैं। अच्छा, शुद्ध अर्धचालक कौन है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। यदि इसमें 13वें ग्रुप की अशुद्धि मिलाओगे तो पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा, 15वें ग्रुप की अशुद्धि मिलाओगे तो एन प्रकार का अर्धचालक बनेगा। हमको बनाना है यहां पे एन प्रकार का अर्धचालक। अच्छा, तो 15वें ग्रुप का कोई ना कोई मुझे अशुद्धि यहां पे मिलानी पड़ेगी। और एल्यूमिनियम ये भी गलत है, बोरोन भी गलत है, आर्सेनिक 15वें ग्रुप का आता है। इसका मतलब यदि आप सिलिकॉन के अंदर आर्सेनिक या नाइट्रोजन या फास्फोरस ये अशुद्धियां मिलाओगे तो आपका जो शुद्ध अर्धचालक है वो एन प्रकार के अर्धचालक में बदल जाएगा। और एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होती है। यदि मैं तीनों की तुलना करना चाहूं तो शुद्ध अर्धचालक में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ होल होते हैं। यदि आप पी प्रकार के अर्धचालक की बात करो तो उसमें होल्स बहुत ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। यदि आप एन प्रकार के अर्धचालक की बात करो तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं और नंबर ऑफ होल बहुत कम होते हैं। और तीनों प्रकार के अर्धचालक विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, आपको यह भी बात ध्यान रखनी है ना। पी प्रकार के अर्धचालक में होल ज्यादा होते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। शुद्ध अर्धचालक यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम का शुद्ध रूप हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या जो है वो आपस में समान होती है। और बहुत अच्छा और बेसिक प्रश्न था ये भी। आगे बढ़ते हैं अपन इसी श्रेणी का अगला प्रश्न जो है उसको अपन ध्यान से देखते हैं। देखो, यहां पे आपको एक गेट दे रखा है। वैसे ये जो गेट है वो नवीन एनसीईआरटी की बुक से हट चुके हैं। लॉजिक गेट जो है, तार्किक द्वार, तो इसके पूछे जाने के चांसेस कम है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, ये जो है आपका बुलियन एल्जेब्रा, बुलियन बीजगणित पर आधारित जो है वो गेट कार्य करते हैं। ये है एंड गेट, एंड गेट। और एंड गेट का काम होता है, इसके पास जो भी दो सिग्नल आ रहा है ये इन दोनों सिग्नल को आपस में गुणा कर देगा, यानी y बराबर हो जाएगा a डॉट बी, है ना। और ये जो गेट है एंड गेट के आगे, एंड गेट के आगे जो सर्कल लगा हुआ है ये है नैंड गेट। और नैंड गेट का काम होता है इस पर आने वाले दोनों इनपुट को आपस में गुणा करके और उसको फिर उसका इनवर्स कर देगा, है ना। और आपको पता होगा बुलियन अलजेब्रा में दो ही इनपुट होते हैं, 1 और 0। और 1 + 1 करने पर
दो नहीं मिलता, 1 + 1 करने पर भी 1 ही मिलता है। बोला है यदि सभी 3 इनपुट, तीनों आगत को पहले आप उच्च रखो, उच्च मतलब ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो जरा देखना, तो ये एंड गेट है, ये आपस में गुणा कर देगा, तो 1 × 1 ये आपस में गुणा होके यहां 1 मिल जाएगा, और ये 1 सीधा यहां पहुंच रहा है। अच्छा, ये आपके पास है नैंड गेट जो गुणा करके बदल देगा, तो पहले तो गुणा कर दो, 1 × 1 को गुणा किया तो क्या मिला 1, फिर उसको वापस उसका विलोम कर दो, तो 1 का विलोम यानी आपको आउटपुट क्या मिल गया 0। अगली बार क्या बोला है, अगली बार तीनों जगह निम्न लगा दो, यानी तीनों जगह 0 कर दो, तो यहां भी 0, यहां भी 0। इस बार अपन तीनों जगह इनपुट जो है वो 0 लगा के देखते हैं, और फिर देखते हैं आउटपुट क्या मिला, तो 0 0 और 0। तो पहले एंड गेट में 2 इनपुट जाएंगे तो ये आपस में गुणा कर देगा, 0 का 0 से गुणा किया तो यहां 0 पहुंचा, अगला 0 डायरेक्ट यहां पहुंच गया दूसरे वाले नैंड गेट के इनपुट में। अब यहां पे नैंड गेट गुणा करके परिवर्तित कर देगा, तो पहले दोनों 0 का आपस में गुणा करेगा, 0 × 0 यानी 0, फिर उसको वापस परिवर्तित कर देगा यानी उसको 1 बना देगा। तो इसका उत्तर होगा सही, वो है 0 और 1। लेकिन ये लेटेस्ट एनसीईआरटी के सिलेबस से गेट वाला पार्ट हट चुका है, तो इसके आने की संभावना जो है वो बहुत कम है। अगला प्रश्न, अवतल लेंस का क्या काम होता है? अवतल लेंस का काम वही होता है जो आपकी स्कूटी या बाइक में लगे हुए उत्तल दर्पण का काम है। क्या करते हैं? दोनों आभासी सीधा व छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। भाई, अवतल लेंस का भी वही काम है जो उत्तल दर्पण का है। उत्तल दर्पण भी आभासी सीधा व छोटा प्रतिबिंब बनाता है, अवतल लेंस भी आभासी सीधा व छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न, मानव नेत्र में फोकस दूरी, मानव नेत्र में आपको पता होगा एक लेंस लगा हुआ होता है। मानव नेत्र के अंदर जो लेंस है उसकी फोकस दूरी को कम ज्यादा करने का काम कौन करता है? वो कम ज्यादा करने का काम करती है सिलरी मसल, है ना। अच्छा, आइरिस और प्यूपिल की बात करें तो आइरिस और प्यूपिल जो है वो गेट का काम करती है, आने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है कि लेंस पे कम प्रकाश जाने देना है या ज्यादा प्रकाश देना जाना। और कॉर्निया जो है, कॉर्निया का क्या काम होता है? तो कॉर्निया का काम यहां पे क्या है? कॉर्निया का काम है आपकी आंख को प्रोटेक्ट करना। तो ये कुछ बातें जो है यहां आपने देखी, और उम्मीद करता हूं कि ये भी प्रश्न आपको अच्छे से पता लगा होगा। मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन करने का काम कौन करता है? सिलरी मसल्स। अगला पार्ट देखते हैं अपन, आंखों का क्रिस्टलिन लेंस बूढ़े होते होते दूधिया हो जाता है और धुंधला हो जाता है। ये कौन सी बीमारी है? इस बीमारी को अपन बोलते हैं मोतियाबिंद बोलते हैं। मोतियाबिंद में आंखों का लेंस जो है वो दूधिया हो जाता है। अच्छा, मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया में पास का स्पष्ट दिखाई देता है, निकट दृष्टि दोष, और दूर का जो है वो साफ नहीं दिखाई देता है। अच्छा, हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है दूर दृष्टि दोष, यानी दूर का क्लियर दिखाई देता है, पास का क्लियर नहीं दिखाई देता है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। मायोपिया का मतलब है निकट दृष्टि दोष, नाम जैसा है ना, दोष उसमें नहीं है, दोष उसके उल्टे काम में है। अच्छा, हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है दूर दृष्टि दोष, और जरा दृष्टि दोष जो है ये बुढ़ापे में होता है, न तो पास का स्पष्ट दिखाई देता है न ही दूर का। अच्छा, पास का तो देखो, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, यानी पास का क्लियर दिखाई देता है लेकिन दूर का क्लियर नहीं दिखाई देता है, और इसके लिए अपन जो लेंस काम में लेते हैं वो काम में लेते हैं अवतल लेंस। अच्छा, हाइपरमेट्रोपिया में दूर का स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन पास का स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, इसमें ठीक करने के लिए उत्तल लेंस काम में लेते हैं। और यहां पे अगर मैं बात करूं जरा दृष्टि दोष, यानी बुढ़ापे में न तो पास का दूर दिखाई देता है क्लियर और न ही दूर का, इसमें बाइफोकल लेंस काम में लेते हैं जिसमें उत्तल प्लस अवतल दोनों लेंस लगे हुए होते हैं। इस प्रकार का बाइफोकल लेंस काम में लिया जाता है। और बात करें मोतियाबिंद की तो इसको सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन से ठीक किया जा सकता है, इसको किसी भी प्रकार के लेंस का चश्मा बना के ठीक करना संभव नहीं है। अगला प्रश्न देखना। अच्छा, वाहन के रियर व्यू मिरर, जो भी वाहन में मिरर लगा हुआ होता है, दर्पण लगा हुआ होता है, कौन सा दर्पण होता है वाहन में? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? उत्तल दर्पण प्रतिबिंब को छोटा कर देता है, और जो प्रतिबिंब को छोटा करता है उसका आवर्धन का मान 1 से कम होता है, यानी सही उत्तर होगा 1 से कम।
जो प्रतिबिंब को बड़ा करता है उसका आवर्धन का मान 1 से ज्यादा, जो प्रतिबिंब को उतना ही रखता है उसका आवर्धन 1 होता है, जैसे समतल दर्पण हो गया आपके पास। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रकाश सबसे तेजी से किस में चलता है? प्रकाश सबसे अधिक तेजी से चलता है निर्वात में, सबसे अधिक तेजी से चलता है निर्वात में, और निर्वात से थोड़ा सा कम स्पीड होती है हवा में, लगभग बराबर ही होती है। तो हवा में प्रकाश का वेग सबसे तेज है, बाकी किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग तेज नहीं है, प्रकाश का वेग कम हो जाता है। अगला प्रश्न, यदि दो व्यक्तियों को समांतर क्रम में लगा दिया जाए तो कौन सा मान समान रहता है, परिवर्तित नहीं होता है? समांतर क्रम में वोल्टेज समान रहता है, ध्यान रखना। समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान रहता है और श्रेणी क्रम में विद्युत का मान या श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान समान रहता है, और जो बात अपन ने पीछे एक प्रश्न के अंदर भी की थी। अगला प्रश्न देखना जरा, अवरोधकों का, इंसुलेटर का प्रतिरोध कितना होता है? अवरोधक मतलब जो विद्युत धारा का प्रवाह जिसके अंदर न हो, विद्युत धारा का प्रवाह न हो, ऐसे पदार्थों को अपन बोलते हैं अवरोधक, और जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उनका प्रतिरोध होता है अत्यंत उच्च, बहुत उच्च प्रतिरोध होता है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक आयरन, आपके घर पे जो प्रेस लगी हुई है उसमें जो ऊष्मन तत्व लगा हुआ होता है वो किसका बना हुआ होता है? नाइक्रोम का। तांबे के तो आपके घर पे जो कनेक्शन किए गए हैं वो तार तांबे के होते हैं, बाहर खंबे पे जो तार लगाए जाते हैं, जो विद्युत विभाग वाले लगाते हैं, वो एल्यूमिनियम के और लोहे का उपयोग वैसे भी यहां कुछ है नहीं, है ना। अच्छा, तो आयरन के अंदर भी तांबे, ये नाइक्रोम का तार लगा हुआ होता है। जो पानी गर्म करने की रॉड आती है उसमें भी नाइक्रोम होता है, टोस्टर में भी नाइक्रोम होता है, रूम हीटर में भी नाइक्रोम होता है। ध्यान रखना, जहां भी गर्मी उत्पन्न करनी हो, जहां भी तापमान या गर्मी उत्पन्न करनी हो, वहां पे नाइक्रोम का तत्व लगा हुआ होता है, फिलामेंट लगा हुआ होता है। कूलाम किसकी इकाई है? तो कूलाम आवेश की इकाई है। विद्युत धारा की इकाई आपने देख रखी है, एम्पियर है। विभवांतर की इकाई आपने दे रखी है, वोल्ट है। और प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है। हमको कूलाम पूछा है, किसकी इकाई है? तो कूलाम आवेश की एसआई इकाई है। अगला प्रश्न, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की त्रिज्या पर क्या असर पड़ता है? जब भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में जाता है, लंबवत प्रवेश करता है, तो वह वृत्तीय पथ बनाता है, और उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या का सूत्र होता है mv/qb, जहां पे m का मतलब द्रव्यमान, और आपको पता है आवेशित कण जब गति करता है तो उसका द्रव्यमान नियत रहता है, आवेश भी नियत रहता है। वेग और चुंबकीय क्षेत्र, दो बातों पे उसकी त्रिज्या निर्भर करेगी। वेग ऊपर आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र नीचे आ रहा है, लेकिन हमको समानुपाती बोल रहा है, तो त्रिज्या किसके समानुपाती होगी? वेग के, v के। ये v जो है ये आवेशित कण के वेग को दिखाता है, यानी जो वक्रता त्रिज्या है वो वेग के समानुपाती होती है। आपको बस ये त्रिज्या का सूत्र याद होना चाहिए, और आपको ये भी बात ध्यान रखना है, जब चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण, जब चुंबकीय क्षेत्र में, अगर आपके पास कहीं चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण यदि लंबवत प्रवेश करेगा, लंबवत प्रवेश करेगा, तो उसका जो पथ है वो कैसा हो जाता है? वृत्तीय हो जाता है, वृत्तीय पथ हो जाता है। यदि लंबवत प्रवेश करेगा तभी उसका पथ वृत्तीय होगा, और उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या का सूत्र होता है R = mv/qb, द्रव्यमान गुणा वेग बट्टा आवेश गुणा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हमको पूछा है त्रिज्या किसके समानुपाती है, तो त्रिज्या जो है वो वेग के समानुपाती है। अगला प्रश्न, अच्छा, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? अभी बताई पिछले प्रश्न में, एम्पियर। वोल्ट किसकी इकाई है? विभवांतर की, विभवांतर की। फैराड किसकी इकाई है? संधारित्र की धारिता की। ओम किसकी इकाई है? प्रतिरोध की। और एम्पियर किसकी इकाई है? विद्युत धारा की। अगला प्रश्न, एक धात्विक तार का प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? प्रतिरोधकता केवल और केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ध्यान रखना, यदि आपको पूछा जाए प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तब आप बोलोगे सर किसी भी चालक का प्रतिरोध एक तो लंबाई पर निर्भर करता है, लंबाई के समानुपाती होता है,
दूसरा क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और तीसरा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। लेकिन यदि आपको पूछे प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, तो प्रतिरोधकता केवल और केवल एक ही बात पर निर्भर करती है, और वो है पदार्थ की प्रकृति, और उससे ज्यादा यदि किसी पर निर्भर करेगा तो वो है पदार्थ के ताप पर भी। पदार्थ की प्रकृति और ताप, तो यहां पे ताप तो विकल्प है नहीं, तो आपका किसी भी धात्विक तार की जो प्रतिरोधकता है या जिसको विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं, वो केवल पदार्थ की प्रकृति पर ही निर्भर करता है। लेकिन प्रतिरोध बोलते तो लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और साथ में पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। लेकिन प्रतिरोधकता केवल पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत को या धारा को नहीं गुजरने देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अवरोधक। जो गुजरने देते हैं वो चालक, और जो थोड़ा थोड़ा गुजरने देते हैं, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह तो होता है पर वो विद्युत धारा का प्रवाह चालकों से बहुत कम होता है लेकिन अवरोधकों से बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं। और धातु वैसे भी चालक की कैटेगरी में आते हैं। अगला प्रश्न, टंगस्टन का फिलामेंट किसमें बना हुआ होता है? टंगस्टन होता है बल्ब के अंदर। बल्ब में जो तंतु बना हुआ होता है वो टंगस्टन का होता है। टंगस्टन की एक विशेषता है कि जब उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो चमकने लगता है, और चमकने से वो हमको रोशनी प्रदान करता है। इसीलिए बल्ब के अंदर जो है वो कौन सा तंतु लगा हुआ होता है? टंगस्टन का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? अभी देख लिया, प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। लगभग सारी एसआई इकाइयां यहां आ गई। अच्छा, जैव गैस जो है उसको अपन क्या बोलते हैं? जैव गैस का दूसरा नाम है गोबर गैस, है ना। जैव गैस जो है उसको अपन गोबर गैस भी बोलते हैं। इथेन, मिथेन, पेट्रोलियम गैस जो है वो जैव गैस का नाम नहीं है। अगला प्रश्न, एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी? फोकस लंबाई जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी फोकस दूरी बराबर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर बट्टा 2। 40/2 यानी फोकस दूरी कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, बहुत आसान प्रश्न था ये। अगला प्रश्न है, सौर भट्टी में क्या प्रयोग में लिया जाता है? कौन सा दर्पण? सौर भट्टी में वह दर्पण काम में लिया जाता है जो प्रकाश की किरणों को केंद्रित करे। और प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने का काम कौन सा दर्पण करता है? अवतल दर्पण। तो यहां कौन सा काम में लेते, कौन सा दर्पण अपन काम में लेते हैं? अवतल दर्पण काम में लेते हैं सौर भट्टी में। सौर भट्टी में प्रकाश की किरणों को, सौर भट्टी में सामने लगा हुआ होता है अवतल दर्पण, जिसपे प्रकाश की किरणें आती है। समांतर प्रकाश की किरणें सूर्य से आती है जो फोकस पर केंद्रित हो जाती है, और केंद्रित होने से उच्च मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है, और यही सौर भट्टी में जो दर्पण है वो प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बोला है एक 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले प्रत्येक कूलाम यानी 1 कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा मिलेगी? तो देखो, आवेश को मिलने वाली ऊर्जा का सूत्र होता है आवेश गुणा विभवांतर, है ना, Q गुणा V। और आपको क्लियर बोला है यहां पे आवेश है 1 कूलाम और विभवांतर है 6 वोल्ट। 1 गुणा 6 करोगे तो आपके पास W का मान हो जाएगा 6 जूल। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे जरा, निम्न में से कौन सा एक परिपथ में विद्युत शक्ति का सूत्र नहीं है? विद्युत शक्ति के 3 सूत्र बताए मैंने, I²R, दूसरा सूत्र है V गुणा I, और तीसरा सूत्र मैंने आपको बताया V²/R। इन तीनों में से अगर कोई चौथा सूत्र आपको नजर आ रहा है तो वो विद्युत शक्ति का सूत्र नहीं है। तो इनमें से 3 सूत्र सही है, चौथा IR² यहां विद्युत शक्ति का सूत्र नहीं है। तो इस प्रकार हमने झारखंड में नर्सिंग एग्जाम में पिछले पूछे गए प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया, और आप लोगों ने देखा कि इनमें से अधिकांश प्रश्न एकदम बेसिक स्तर के पूछे जाते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा अच्छे से रेगुलर तरीके से एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी अच्छे से पढ़ लो तो इनमें से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि जो आपसे गलत हो। यहां तक कि 50 में से 20 से 25 प्रश्न तो 10वीं की विज्ञान के थे।
10वीं की विज्ञान में सिर्फ 4 चैप्टर है। अगर आपको वो 4 चैप्टर भी अच्छे से आते ना तो भी आपके 20 प्रश्न इनमें से कहीं नहीं जाने वाले। इतना आसान पेपर आता है। तो आप लोगों को बस जरूरत है तो वो है डटे रहने की, मेहनत करने की। और एक बार यदि आपने ये सपना सोच लिया है कि आपको इस बार प्रदेश की बेहतरीन नर्सिंग कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करनी है और नर्सिंग ऑफिसर बन के सामने आना है, तो आप लोगों को आज से ही मेहनत पर लग जाना चाहिए। और हम ये वादा करते हैं कि हर एक मोड़ पर आपके साथ खड़े रहेंगे और लगातार और भी प्रश्नों की श्रेणियां जो है आपके सामने लाते रहेंगे। बस यही जोश आप में बना रहे। धन्यवाद दोस्तों।